एक ऑफिसर जिनकी पहचान कुर्सी से नहीं बल्कि जमीन पर किए गए काम से बनी। आईआईटी कानपुर से बीटेक, आईएएस 9087 बैच, यूपी के हर कोने में प्रशासनिक बदलाव की छाप, ललितपुर से मेरठ, गोरखपुर से अयोध्या तक डीएम के रूप में कार्य, एनर्जी, होम, इंफ्रास्ट्रक्चर विभागों में उनका विजन एक मिसाल बना। रिटायरमेंट के बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ के विश्वास पात्र सलाहकार के रूप में यूपी को एक बेहतर प्रदेश बनाने में प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं अवनीश जी ने कैसे अपने जीवन में संघर्ष किया और अपने लक्ष्य निर्धारित किए। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जो माँ होती है वो आपके लिए लक्ष्य निर्धारित करती है। फादर जो होते हैं वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं। मेरे कॉलेज में मेरे स्कूल टीचर्स तो थे ही थे। मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे फादर जॉन मोर, अब तो वो नहीं रहे, सेंट जेवियर्स बोकारो में। उन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया। और पहली चीज़ जब मैंने 12th पास की तो उन्होंने कहा अपने आप को कभी कम मत समझना, ऑलवेज एम फॉर द हाईएस्ट एंड डू योर बेस्ट। अपना पूरा दिमाग लगाओ, अपनी पूरी मेहनत करो, और अगर तुम निस्वार्थ भाव से मेहनत और अपना काम करोगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। ये मैं कह सकता हूँ कि गीता में भी यही चीज़ लिखी है। True. ये हमारे जो प्रिंसिपल थे फादर जॉन मोर ने कहा था कि कभी भी अपने आप को कम मत आंकना। Exactly. अपने लिए ज़रूर सोचना कि तुम बेहतर से बेहतर कर सकते हो और किसी से कम नहीं। सर, आपका डेली रूटीन क्या है? देखिए, जहाँ तक सोने और जगने का प्रश्न है, हमारे फादर जल्दी उठ जाते थे। अब तो वो नहीं रहे, तो हम लोग ने उनसे जल्दी उठना सीखा। यानी सुबह जल्दी उठ जाना, 6 साढ़े 6 बजे तक तो निश्चित उठ जाना हो जाता है। उसके बाद बहुत रेयर है कि कभी सोते रह गए हों। और हमारी मदर बहुत लेट सोती थी, तो 12 बजे से तो पहले कभी सोना होता नहीं। तो मैं तो अब मैं कह सकता हूँ सालों साल जो है लगभग 12 साढ़े 12 से पहले कभी सोया नहीं होगा। और 6:30 7 बजे बहुत हुआ तो 6:30 बजे तक 7 बजे तक ऑलवेज उठा हूँ। दिन में कभी मैं लेटता नहीं हूँ, दिन में कभी आराम नहीं करता हूँ। ऑफिस के टाइम पे जब तक सर्विस में थे तो सुबह 9 बजे से ही काम शुरू हो जाता था, और ऑफिस में भी कई बार काफ़ी समय लगता था। और कुछ पदों पर तो ऐसा था कि रात के 8 या 9 बज जाते थे, और कुछ पदों पर ऐसा भी था कि रात के डिनर के बाद 2 घंटा करीब और बैठना पड़ता था, 11 बजे 12 बजे रात तक। तो ये तो अपने ऊपर है कि हम अपने ऊपर कितना लेना चाहते हैं, कितना हम काम करना चाहते हैं। बट जो भी करें, अगर हमको खुद को खुशी मिले तभी करना चाहिए। और मैं यूथ को यही कहूँगा कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, या खुद अपना स्टार्टअप चला रहे हैं, खुद बिजनेस कर रहे हैं, या ऐसे प्रोफेशन में है जैसे कि एडवोकेट हों, ऐसे प्रोफेशन में है कि खुद इंडिपेंडेंट डॉक्टर हों, तो मेहनत खूब करें। और जब जब खुशी मिले तो उतना काम करें। कोई काम की लिमिट नहीं है। आप वीक के 7 दिन भी काम कर सकते हैं, वीक के 6 दिन भी काम कर सकते हैं, 1 दिन छुट्टी भी ले सकते हैं। लेकिन जब छुट्टी लें तो खूब अपने को एंजॉय करें, और जब काम करें तो खूब छक के काम भी करें। और अगर खेलने जाएं तो खूब छक के खेलें। राइट। एंड अगर आप एंजॉय करने के लिए पिक्चर देख रहे हैं, कोई कल्चरल प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, गाना सीख रहे हैं, गाना गा रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उसमें भी पूरा मन लगाएं। तो हमारा तो यही मानना है कि जो भी करें, चाहे खेलने में, पढ़ने में, या कल्चरल एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने में, खूब उसमें आगे से आगे बढ़कर हिस्सा लें। काम अगर करेंगे, मजबूती से काम करेंगे और एंजॉय करेंगे अपने काम को, तो निश्चय ही सफलता ज़रूर मिलेगी। और यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि 2 ऐसे पड़ाव हैं जहां उनको बहुत क्रिटिकल निर्णय लेना पड़ता है। राइट। एक 9-10th का पड़ाव है, जो पहला जीवन में क्या करना है पहला कदम होता है। और एक 11th-12th का पड़ाव है, जब एक बार ऑलमोस्ट फाइनल हो जाता है कि आप किस दिशा में जाएंगे। तो ये दोनों पड़ाव बहुत सोच समझ के, माता पिता की राय लेकर, फ्रेंड्स को समझकर, स्कूल टीचर्स को, स्कूल में जो लोग हैं उनको समझकर, लेकिन निर्णय खुद लेना चाहिए। एग्जैक्टली। कि आपको क्या करना है। अगर ये निर्णय सही होगा तो निश्चय ही आदमी सही दिशा में भी जाएगा, अच्छा भी लगेगा और सफलता भी
हासिल करेगा। So what do you think, like you said, like about Indian parenting? देखिए, इंडियन पेरेंटिंग मैंने तो जनरेशन्स देखा है, Right. इवॉल्व की है। True. मैं एज अ यंग चाइल्ड मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, एज अ यंग चाइल्ड अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स को देखा है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स को I think देखा your है। father was also from IT. He was also IT. ही फ्रॉम IT BHU। उस BHU, समय जो right. है BHU में इंजीनियरिंग का अलग नहीं था, बट ही हैज़ डन मेटलर्जी फ्रॉम BHU, सो ही वाज आल्सो एन इंजीनियर, एंड माय 2 younger brothers also engineers from IITs। सो पेरेंटिंग हमने देखा है when we were children and we saw our parents। पेरेंटिंग हमने देखा है जब हम खुद पेरेंट बन गए, हमारे दोनों बच्चे दे आर नाउ मैरिड एंड दे हैव चिल्ड्रन, सो वी हैव सीन पेरेंटिंग एज अ पेरेंट पर से। एंड पेरेंटिंग अब हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के जो बच्चे हो गए हैं वो किस तरह से अब मॉडर्न ज़माने में पेरेंट हैं, ये भी हमने देखा है। तो निश्चय ही फ़र्क तो पड़ गया है। पहले पेरेंट्स, हमारे फादर बताते थे कि उनके फादर यानी मेरे ग्रैंडफादर साल में 3 या 4 बार उनसे पूछते थे कि भाई क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। हम लोग जब पेरेंट थे तो हर दिन अपने बच्चे से पूछते थे, अपने बच्चों से पूछते थे क्या पढ़ा आज। कई बार बच्चों को पढ़ाते भी थे। मैंने अपने बच्चों को बड़ा एक्टिवली पढ़ाया, बेटी और बेटे को, जब वो छोटे थे, और जब थोड़ा सीनियर हो गए तो एक्टिवली उनको डायरेक्ट भी किया है, उनको समझाया भी है कि क्या सही होना चाहिए, क्या है गलत। आज के ज़माने में नए जो पेरेंट्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं बच्चे और इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, एंड बहुत ही यंग एज से जो है, जो अभी मैंने आपसे कहा कि 2 इम्पॉर्टेंट पड़ाव हैं, 9th 10th और 11th 12th। अब मुझे लगता है कि मैं इसमें संशोधन करूँगा, अब 5वीं 6ठी क्लास में भी बच्चे तय करने लगे कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। और ये जो पहला पड़ाव अब अर्लियर इन लाइफ हो गया है, ये बड़ा क्रिटिकल है। लॉट ऑफ बच्चे जो हैं हम लोग देख रहे हैं, दे आर ऑन द इंटरनेट, they are seeing videos, they are seeing audios, they are seeing a lot of content, they are seeing what is happening all around the world। so अब ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं। हम लोग तो जब 9th 10th तक थे तो हम एक अखबार हमारे घर में आता था, टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसी अखबार को पढ़कर दुनिया के बारे में जानते थे। एक बुक ऑफ नॉलेज हुआ करती थी, फादर ने एक पूरा सेट खरीदा था, उसमें समझते थे दुनिया क्या है। लाइब्रेरी अपने स्कूल की जाते थे, वहाँ समझते थे कि दुनिया क्या है। इससे बियॉन्ड कोई दुनिया नहीं थी। आज की तारीख में दुनिया में क्या छोटी बड़ी चीज़ हो रही है। इंटरनेट से मैं कल देख रहा था अपने एक नीस के डॉटर को जो क्लास 3 में है, उसको ये जानकारी है कि क्या क्या चीज़ें जो है दुनिया में हो रही हैं। तो ये जो नॉलेज का जो एक्सप्लोजन हुआ है, तो एक पड़ाव और जल्दी आ जा रहा है। बच्चे 5वीं 6ठी तक ही तय करते हैं कि उनको किस दिशा में जाना। आई जस्ट वांटेड टू नो, बीइंग अ पेरेंट, व्हाट 3 थिंग्स अ पेरेंट शुड फॉलो कि उनके रूटीन में अपने बच्चों को व्हेन दे रेज देयर किड। पहली बात तो इस तरह का बैकग्राउंड पेरेंट्स को देना चाहिए। इट शुड नॉट बी ओवरबेयरिंग, या हम कोई दबाव नहीं देना चाहिए कि बच्चा पहले स्वच्छंद निर्णय ले सके। फिर दूसरा चीज़ हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि बच्चे, अगर आपको लगता है कि उनको अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता है, तो उनको समझाना चाहिए कि भाई आपने जो निर्णय लिया है, हमारा ये व्यू है, और आप इस पर अपना मंथन करके अगर आपको कुछ चेंज करना है तो चेंज करें। और तीसरा हमको ये सुझाव देना चाहिए कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, जानो, पढ़ो। आप जो है, अगर आप लॉयर हैं तो पढ़ो लॉ क्या है, आप अगर रिसर्चर हैं तो पढ़ो रिसर्च क्या है। तो पेरेंट्स को ये 3 चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। पहला, एक बैकग्राउंड दें कि बच्चे स्वतः निर्णय लें। जो निर्णय लें, अगर उसमें कोई सुझाव हो तो वो सुझाव अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को दें। और तीसरा, एनकरेज करें कि बच्चे दुनिया में क्या हो रहा है उसको समझेंगे तो स्वतः ही जो है उसको अपने में आत्मसात करके आगे ले जा सकते हैं। सर, आपको लगता है यूथ इज समटाइम्स अंडर प्रेशर? देखिए, यूथ इज डेफिनेटली अंडर प्रेशर। मुझे ये लगता है कि अब चूंकि एवरीवन इज कनेक्टेड टू एवरीवन एल्स, एक ही क्लास के 30 बच्चे अगर हैं तो आगे भी कनेक्टेड रहते हैं। कॉलेज के अगर आप लॉयर हैं, आपने लॉ कर लिया, तो आप कनेक्टेड होने के कारण जो है आपके ऊपर प्रेशर ये रहता है कि 2 बच्चे अगर अच्छा कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं अच्छा कर रहे हैं। हाउ टू डील विद इट? तो
अब वही मैंने आपसे कहा, तो पहली चीज़ तो आदमी को ये समझना चाहिए कि वो क्या वो कर रहा है, वो खुद निर्णय ले। स्टूडेंट जो है या यंग प्रोफेशनल है, उसको खुद निर्णय लेना चाहिए कि ये हमारी एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा, फिर उसमें इंटरेस्ट ले, फिर मेहनत करें, फिर दिमाग लगाए। और अगर ऐसा करेगा, एंड इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, आई एम श्योर इट विल गिव यू द सेटिस्फैक्शन एंड यू विल गेट द बेस्ट इन यू। वो चीज़ जो है हर स्टूडेंट को करना चाहिए, हर यंग प्रोफेशनल करना चाहिए। मैंने बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को देखा है जहाँ मैं जब पूछता हूँ कि भाई क्या आप सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कि नहीं, तो बोले नहीं, और मेहनत कर सकते हैं। यंग प्रोफेशनल से हम बात करते हैं कि और मेहनत कर सकते हो कि नहीं, बोले हाँ साहब अभी हम उतना समय नहीं दे रहे हैं। तो ये जो फोकस होना चाहिए, इस फोकस को और बेहतर करने के लिए यूथ को आगे आना होगा। और अभी जो मैं देख रहा हूँ कि फोकस को डिफ्यूज़ करने के बहुत सारे कारण हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी को अपने काम से भटका देती हैं। डू यू थिंक कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने वाले लोग दे आर मेजरली एक्चुअली फ्रॉम रूरल इंडिया? मैं देख रहा हूँ कि बच्चों का जो नॉलेज लेवल है वो पहले के समय से कहीं ज़्यादा है, एंड बहुत स्टिफ कंपटीशन में वो आ रहे हैं। अभी इस बार देखा कि पहले फर्स्ट 3 रैंक्स आप विद गर्ल्स, लड़कियों ने अच्छा किया सिविल सर्विसेज में। तो ऑब्वियसली लड़कियां खूब फोकस करके मेहनत कर रही हैं और अच्छा कर रही हैं। तो जो फोकस करके मेहनत कर रहा है, आज की तारीख में बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आप देखिए नंबर्स जो है 95% भी कम है, 98% बहुत अच्छा है, 99% बहुत अच्छा है। हम लोग के ज़माने में 88% हम लोग बोर्ड में आए थे तो बोर्ड में टॉप कर लिया था, 90% तक बोर्ड में हम टॉप कर गए थे। तो ऐसे में अब जो कंपटीशन है वो बढ़ा है, सबके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारा कंपटीशन रूरल एरिया के बच्चों से भी आ रहा है। तो सभी चीज़ आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कंपटीशन अभी ज़्यादा है पहले के समय से। अब it is more difficult to get into competitive exams. I mean, how do you think about it, like extracurricular activities and how it develops? हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं। I was the school captain of my school. So obviously it's an extracurricular activity. We were in the social service league of the school. We used to organize the annual fairs of the school. We used to do a lot of social activity where we used to help poor people around our school. And we also in college in IIT, I was part of the counseling service. So the younger batches were counseled by senior students on how to take things forward. फिर I was also a member of the student of the governing council of IIT. There are 2 student members, out of them 1 member was myself for my batch. And so extracurricular activities एक तरह से कहिए ना 4 चांद आपके पर्सनालिटी को लगाते हैं। तो केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है आज की तारीख में। इफ़ यू वांट टू डू वेल, यू हैव टू बी गुड in speaking, public speaking, debating. You have to be good in awareness, quiz. You have to be good in sports, and you also have to be good in, say, singing or something like that. So all of these make a complete man, a complete woman. So आज जो है बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज टैलेंट और बेटर है। तो निश्चय ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज शुड नॉट बी कॉल्ड एक्स्ट्रा. They are part of your own system, and you should be good in at least one sport. You should be good in at least one other activity which is other than your padhai. You have changed the definition because retired means retired again. Re plus tired. मतलब there is no retired word in your dictionary, I think. नहीं, रिटायरमेंट तो होता ही है। हर ऑफिसर का रिटायरमेंट जो गवर्नमेंट में है होता है। When you are in the government, you are in the active mode in the sense that you are actually doing a lot of work on file and otherwise. When we are in whatever stage we are not doing projects. We are being given work which has been allotted to us on how to take the economy forward, how to take industry forward, how to create a new institution. हम लोग घूमते भी हैं, फीडबैक भी लेते हैं, तो बहुत सारे लोगों से मिलते भी हैं। तो ये काम थोड़ा सा डिफरेंट है जी, बट इस काम में स्वांता सुखाए है और बेहतर जो है पॉजिटिविटी लगती है। तो ये तो है ही है कि रिटायरमेंट
brings a different phase of Yeah. life. But one should take it in the stride and take things forward, and in whatever fashion, as a citizen of the country, should contribute to the nation building. सर मेरा क्वेश्चन अभी भी एक अनआंसर्ड है, वो ये है कि सुबह उठते ही सबसे पहले मे बी यू वर्शिप, यू रीड गीता. आई जस्ट वांटेड टू नो सो दैट. No, I am very keen about reading the newspapers, so I at least read 8 to 10 newspapers every day. Every day. And I've been reading newspapers right since I was in class 3 or 4. Really? Earlier, when we were in our house in Bokaro, then we had only one newspaper in the house, the Times of India. And I would read every page of the Times of India before the close of the day, so that library में जो newspapers रहते थे, magazines रहती थी, Time magazine उस समय बहुत important थी, तो इन सबको देखा करते थे कि वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है. और फिर जब प्रोफेशनल जॉब में आए तो हम लोगों का काम ही था कि हम फीडबैक देखें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, एज फील्ड ऑफिसर्स, एज कलेक्टर्स, एज डिपार्टमेंटल हेड्स, एंड देन आई वाज हैंडलिंग द इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इटसेल्फ. तो अखबार पढ़ने का तो, टीवी देखने का, सोशल मीडिया मॉनिटर करने का तो काम ही था. तो निश्चय ही जो है इन सब चीज़ों से तो बहुत करीब का नाता रहा है. और अब तो सोशल मीडिया पे, मोबाइल पर ही सब कुछ मिल भी जाता है. डू यू लाइक सोशल मीडिया सर? आई डेफिनेटली लाइक सोशल मीडिया. आई वाज नॉट एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया अर्लियर, ऑन ट्विटर. कैसे अनवाइंड करते हैं अवनीश सर अपने आप को? आई मीन एक्टिविटीज, हॉबीज, पास टाइम क्या है वो? आई लव वॉचिंग डिस्कवरी चैनल फॉर दी classic cars. Right. I'm very fond of motor racing cars. Oh, nice. I love watching the channel for the Animal Planet, and there's such beautiful documentaries on Right. birds. I was day before yesterday watching the TV of how insects, how cacti, Right. how birds in deserts make do with the limited water availability in deserts, and how flowers bloom in the desert. So all of these things become very interesting, and I keep that 1 hour slot for myself between 11 and 12 to, for myself, watch television in these areas. Yeah. Classic cars, Animal Planet, about lions and tigers, and I love watching these That's things. really great. When did you realize कि okay, this is what I am given for? As a student, I was good as a student in class. So right in class 1, my class teacher told my mother that he is a good student, and उन्होंने कहा ये मेरा class का IAS officer है. So my mother had that in mind, and I continued to do well in school. And 9th 10th तक आकर जो है I was doing really well. 10th में भी I had the ICSE board, so I did well in the board. 11th 12th में जाकर I was again in the board top 10 ranks of ISC. बट उस समय तक हमने ये देखा कि इंजीनियरिंग में लोग जाकर सिविल सर्विसेज देते. हमारे बहुत सारे सीनियर कलीग्स रहे हैं जो IIT से निकल कर इंजीनियरिंग उन्होंने किया था. तो जब 12th में मेरा IIT में हो गया, तब लगभग ये तय हो गया कि IIT जाकर फिर सिविल सर्विसेज में बैठेंगे. और सेकेंड ईयर के बाद एक्टिवली सिविल सर्विसेज की तैयारी हम लोग ने शुरू कर दी. मैंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिया, साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया, मॉडर्न आर्ट सब्जेक्ट लिया. सो ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स वर अंडरटेकन सो दैट आई कुड डू बेटर इन द जनरल स्टडीज ऑफ सिविल सर्विस. So was it your idea or your parents? I mean, My parents did definitely suggest that I should get into this, but definitely it was my idea to go into civil service. But I was watching a lot of peers, and I could see that success was there. So in the batch that I cleared the civil services, out of the first 10, 5 were from IIT Kanpur. Right, nice. A lot of engineers started coming into the civil services. सर कॉलेज टाइम का कोई ऐसा किस्सा कुछ है जहन में which was really funny and youth wants to know? देखिए, कॉलेज टाइम में किसी ने कहा कि आप एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बन जाइए. ठीक है. IIT कानपुर हैज दिस basic American system where in the governing body of IIT Kanpur 2 student reps are there. तो उन्होंने कहा चुनाव लड़ जाइए. तो मैं जो है एक एक कमरे में जितने वोटर्स थे, हमारे पूरे स्टूडेंट्स थे, ऑल अक्रॉस ऑल बैचेस, सबके यहाँ जा के पूरा चुनाव लड़ा. And the number of first preference votes I got was the historic number in history, in the sense कि I got the maximum first preference votes in the
entire history of IIT Kanpur. So that was very rewarding for me. And then of course I was there in the governing body for 1 year in IIT Kanpur, and I love to be part of the system of IIT Kanpur. Earlier I was also in the counseling service, where we used to tackle students who were feeling not so positive about any activity where they think that they were being ragged, and we used to counsel them to understand and ensure that they moved positively as a student of IIT Kanpur. So sir, अगर आपसे बात की जाएगी तो मुझे लगता है यूपी इज़ वन ऑफ द स्टेट्स, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। यूपी के बारे में आप बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा वहाँ पर अपने देखिए, यूपी में 35-36 साल हमने काम किया है। 5 फेजेस हमारे लाइफ में रहे हैं। एक पहला फेज़ था जब प्रोबेशन में मैं इलाहाबाद में था, तत्कालीन इलाहाबाद में, और मैं कुंभ को मैंने बहुत क्लोजली एज SDM काम करते हुए देखा। फिर जौनपुर में मैंने काम किया, फिर मैनपुरी में काम किया, रानीखेत में काम किया, और फिर जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में। तो पहला फेज़ जो एकदम फॉर्मेटिव फेज़ होता है वो था। फिर जब कलेक्टर बन गए तो 7 जिलों में अलग अलग जगहों पर कलेक्टर है, वो एक सेकंड फेज़ था। फिर थर्ड फेज़ तब था जब हम सेक्रेटरी लेवल पर आ गए स्टेट गवर्नमेंट में, और हमको बिजली विभाग का पहली जो कंपनीज़ बनी थी पश्चिमांचल में, पहला MD का एक सौभाग्य मिला, और बिजली विभाग में 6-7 साल 8 साल तक रहे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में रहे। तो वो थर्ड फेज़ था। और चौथा फेज़ तब था जब हम भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी डिसेबिलिटी में होकर आए, और 5वां फेज़ तो तब था जब 17 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बागडोर संभाली, तो हम लोग भी जो है प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर रहे। टूरिज्म में रहे, इंफॉर्मेशन में रहे, एक्सप्रेसवेज में रहे, धर्माधिकार में रहे, और फिर फाइनली गृह विभाग और फिर पावर डिपार्टमेंट में रहे। तो इन सब विभागों में मजबूती से काम करके जो हम लोगों को लक्ष्य दिया जाता था उसको पूरा किया। वेरी नाइस सर। स्पेशली द एस्पिरेंट सर, जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने के लिए यू हैव सीन देयर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं सर जो इन पे बन रहे हैं। दे आर मेकिंग मार्क्स। IITians एक वेब सीरीज़ है चलाते हैं, वो कोटा फैक्ट्री है। आई थिंक वो सिर्फ क्योंकि कोटा में आपको पता ही है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अभी कोटा की वन ऑफ द लीडिंग ट्रेनिंग एजेंसीज जो हैं उनके पूरी 6-7 लोगों की टीम के साथ अभी 3 दिन पहले मेरा डिस्कशन हुआ था। वो लखनऊ आए थे। राइट। दे वर एक्सप्लोरिंग मेकिंग सेंटर्स इन यूपी। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन था कि हम लोग कोटा से बच्चों को कोविड में भी वापस लेके आए थे, बसेस भेज कर लेकर आए थे। सो इट इज़ डेफिनेटली अ फैक्ट्री। बट मेरा ये व्यू है कि अगर 10th के बोर्ड में और 12th के बोर्ड में आपका आज की तारीख में जो बोर्ड के नंबर्स आ रहे हैं 95, 96, 97% नहीं है, तो बहुत मुश्किल है कि आप जो है सिविल सर्विसेज के टॉप में आ पाएंगे। बिकॉज इतना कंपटीशन हो गया। पहले नॉर्थ इंडिया से ही ज़्यादा कैंडिडेट्स हुआ करते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ हर स्टेट से लोग सिविल सर्विसेज में अपीयर हो रहे हैं। तो नंबर्स ऑफ पीपल हैव इंक्रीज्ड, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन में हो गया है, बेहतर हो गया है। तो ऐसे में जब तक आपने खुद 10th या 12th में अपनी क्लास में अच्छा नहीं किया है, तो देश में किसी एक सर्विस में अच्छा करना ये एक्सपेक्टेड नहीं होगा। तो मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को यही एडवाइस करूँगा कि अगर यू आर कट अबव द रेस्ट, तब आप एक बार सिविल सर्विसेज को अपीयर होने के लिए टेकअप करिए। बट यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी, कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो बी में कौन सी अदर सर्विस में हो सकता है या कौन से अदर एरियाज़ में काम कर सकते हैं। अगर आप प्लान बी या प्लान सी नहीं लेकर चलेंगे तो सिविल सर्विसेज में 100 में से 2 ही बच्चों का होगा। उन 98 बच्चों का क्या होगा जो सिविल सर्विसेज में 3-3 बार 4-4 बार अपीयर होकर फिर उनका होता नहीं। तो ऐसे बहुत बच्चों को मैंने ऑलवेज एडवाइस किया है कि अपना प्लान बी रखो, प्लान सी रखो, सो दैट यू हैव समथिंग इन हैंड। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल सब कुछ बंद करके केवल सिविल सर्विसेज ही कर रहे हैं। उनको मैं एडवाइस करूंगा कि प्लान बी सी जरूर रखिए। और अगर आप यू आर कट अबव द रेस्ट, डेफिनेटली होगा। यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू विल हैव टू मेक द राइट चॉइसेस, यू हैव टू सी द राइट सब्जेक्ट्स। अब तो सिविल सर्विसेज में GS का जो कंपोनेंट है वो बढ़ गया है, एक ही सब्जेक्ट रह गया और भविष्य में शायद और भी चेंजेस होंगे। तो जो जनरल नॉलेज का पैटर्न है
वो तो बचपन से शुरू से ही आपको डेवलप करना पड़ेगा, अखबार पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, किताबों को पढ़ना, सो दैट वेन एवर यू कम टू द पॉइंट वेर यू आर अपियरिंग द सिविल सर्विसेज, ऑल दैट यू हैव spent time upon in the last so many years will actually help you to appear for the exam. What is now being seen is how much of wide variety of input you have, how you can give replies in a specific time. So it is a test of writing also, of in time, of what content you can give. All of it requires a lot of practice, lot of training, lot of hard work. But unless and until you have done well in your own class in school, unless and until you have done well in your own college, in whichever stream you are, if you are not done, you are not in the top 5 of the college, then to expect you to do extremely well in the civil services is less. So one should always think we should appear for the civil service, but keep plan B and C with. सर डिसेबिलिटीज़ को लेके सर और आगे क्या देखिए, तो 21 न्यू डिसेबिलिटीज़ का जो है डेफिनेशन दिया गया. डिसेबिलिटी में जो है 3% की जगह 4% आरक्षण स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पदों के लिए दिया गया. पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, कैसे हम प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे, इन पर भी जो है एक्ट में जो कमिटीज़ हैं वो भी डिफ़ाइन की गई. तो एक पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया जो पहले अलग अलग जगहों पर था, लेकिन उसको एक जगह लाकर जो ये डिसेबिलिटी का सेक्टर है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला और इसको पास करके फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ. और आज की तारीख में हमारा जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव एक्ट इन द इंटायर वर्ल्ड. हम लोग कई बार जो है इंटरनेशनल लेवल पर गए और इंडिया में जो डिसेबिलिटी पे काम हुआ है, निश्चय ही लोग इसको पूरी दुनिया में भी देख रहे हैं. 3 things for today's youth from Avnish Kumar Awasthi. 3 things which I would like to say is that जो 2 इम्पॉर्टेंट आपके पड़ाव लाइफ में आते हैं, 10th में और 12th में. Right. इन दोनों पड़ाव में माता पिता की राय लेकर, पीयर्स को देखकर, फ्रेंड्स को देखकर, अपने सीनियर्स को देखकर, टीचर्स को देखकर सही निर्णय लें कि आपको क्या दिशा में जाना है. कोई भी ऐसा निर्णय न ले जो आपको खुशी ना दे, कोई भी ऐसा निर्णय ना दे जो आपके लिए संभव ना हो. जो निर्णय लें वो आप अपनी कैपेसिटी आंकते हुए पहली चीज़ तो निर्णय लें कि किस दिशा में आप जाएंगे. दूसरी चीज़ जो हमको यूथ को कहना है कि खूब मेहनत करें, दिमाग लगाएं, कहीं गिव योर 100%. आज की तारीख में अगर अच्छे डॉक्टर बनना है, अनलेस यू गिव 100% यू विल नॉट बी अ गुड डॉक्टर. अगर अच्छे लॉयर बनना है, अगर नेशनल यूनिवर्सिटी में जाना है, अनलेस यू गिव योर 100% यू विल नॉट क्लियर क्लैट. अगर अच्छे इंजीनियर बनना है, इफ़ यू डोंट गिव योर 100% यू विल नॉट क्लियर IIT. इफ़ यू अगर अच्छे डॉक्टर बनने के लिए नीट क्लियर करना है तो यू विल नॉट क्लियर अनलेस यू डू योर बेस्ट, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज गुड. Exactly. सो सेकेंड थिंग इज वर्क वेरी हार्ड, give your 100%, don't waste time. Right. And focus on whatever decision you have undertaken. And the third thing which I would like to say for the youth for today is कि पढ़ाई अकेले is not the end all. एक पूरा जो है राउंडेड पर्सनैलिटी के लिए अच्छे और हॉबीज़ डेवलप करिए, खूब पढ़िए. Ultimately, if you have a fresh mind and a healthy body, it will only help you back to do well in your academics and your professional life. Thank you for your time and thank you for educating and making youth aware